हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं टेट क्लियर चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सीडीपी के क्वेश्चन जो कि सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत बताइए कौन से हैं। चालक है, उद्दीपक है, प्रेरक है। कौन सा है? ये तीनों प्रेरणा के स्रोत हैं। कौन कौन? चालक भी होता है, उद्दीपन भी होता है और प्रेरक भी होता है। मतलब इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा था, प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा कैसे प्राप्त होती है? यदि मान लीजिए कि हमारे सामने कोई चीज़ है और हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो प्रेरित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? उद्दीपन की आवश्यकता होगी। जब हमको उद्दीपन कोई चीज़ दिखेगा तो उद्दीपन किस चीज़ का कार्य करेगा? तो उद्दीपन कार्य करेगा एक प्रेरक का कार्य करेगा, जिससे हम लोग चालक होंगे, मतलब उस कार्य को करने के प्रति अग्रसित होंगे। तो ये तीनों मिला के ही प्रेरणा बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन किसका है? कौन सा कथन? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ये किसका कथन है? देखिए, ये यूपी बोर्ड में कथन पूछा जाता है ज़्यादा। तो ये किसका कथन है? ये कथन है गुड्स महोदय का। इनका नाम है गुड्स महोदय का ये कथन है। क्या कथन है? कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा प्रश्न हम लोग। तीसरा प्रश्न है, प्रेरणा का मुख्य स्थान है। प्रेरणा का मुख्य स्थान बताइए क्या है? ए है लक्ष्य प्राप्ति, बी है चरित्र निर्माण, सी है सीखने में, डी है उपयुक्त सभी में। तो प्रेरणा का मुख्य स्थान कहाँ पे है? प्रेरणा का मुख्य स्थान लक्ष्य प्राप्ति में भी है, चरित्र निर्माण में भी है और सीखने में भी है, मतलब उपयुक्त सभी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए चौथा प्रश्न है, प्रेरणा कैसी होती है? प्रेरणा बताइए कैसी होती है? तो प्रेरणा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है, और भावात्मक प्रेरणा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऊपर के दोनों, मतलब ए और बी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5वां प्रश्न है आपके सामने, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार है कि। बताइए आपका क्या विचार है एनएसएस के संबंध में। ऑप्शन ए है सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी है शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व विकास होता है। ऑप्शन डी है कोई लाभ नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है कि विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस स्काउटिंग के आयोजन में आपका क्या विचार है। बताइए इससे क्या होता है? जो आप लोग स्काउटिंग अपने शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा? सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होगी आप लोगों की। मतलब स्काउटिंग या फिर कोई भी चीज़ जो विद्यालय में करवाया जाता है वो किस लिए करवाया जाता है? ताकि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़े और श्रम में भी उनकी आस्था बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, आपके विचारों में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध कराना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि। तो बताइए आपके विद्यालय में जो छात्रों के शैक्षिक भ्रमण कराए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है छात्रों को कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आना पड़ता है। ऑप्शन बी है छात्र और अभिभावक प्रसन्न रहते हैं। ऑप्शन सी है अध्यापक कुछ दिनों तक शिक्षण कार्य से मुक्त रहते हैं। ऑप्शन डी है छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यही होगा, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट। क्या पूछा था यहाँ पे? मतलब यहाँ पे देखिए पूछा था कि छात्रों को शैक्षिक भ्रमण किस लिए आवश्यक है। तो शैक्षिक भ्रमण जब छात्र करेंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान में अगर हम कोई भी चीज़ कहीं जाके देखते हैं तो उससे अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, न कि उस चीज़ के बारे में हमको पढ़कर, क्योंकि उस समय हमारी कई प्रकार की इंद्रियां काम करती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए,
जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। आपकी संदर्भ में इसमें क्या राय है? बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे शिक्षक न बने। तो देखिए, ऑप्शन लिखा है इसमें सामान्यतः ऐसा ही होता है। ऑप्शन बी है बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है आंशिक रूप से सही। ऑप्शन डी है बिल्कुल गलत। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में पूछता है और इसमें विकल्प में भी ऐसा ही देता है, लिखेगा आंशिक रूप से सही, बिल्कुल गलत, ऐसे करके लिखता है। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। मतलब आप अध्यापक अगर बनना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य केवल धन कमाना और संपन्नता प्राप्त करना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको छात्रों के विकास के बारे में भी सोचना है कि छात्र आगे चल के देश के भविष्य को कैसे सुदृढ़ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि। बताइए, बालिकाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है। ऑप्शन बी है वे भी पढ़ लिख कर नौकरी कर सकें। ऑप्शन सी है बालक बालिका समान है। ऑप्शन डी है अशिक्षा दूर हो सके। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर एक बालिका पढ़ लेती है तो मतलब उसकी आने वाली पूरी उसकी परिवार की पीढ़ी शिक्षित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न हम लोग। 9 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप क्या करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से वाणी विकार वाला बालक है कोई आपके कक्षा में जो बोलते समय हकलाता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए है उसके हकलाने पर टोकेंगे। ऑप्शन बी है सामान्य छात्र की तरह उस पर ध्यान देंगे। ऑप्शन सी है स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन डी है उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे ये तो एकदम गलत होगा, और उसके हकलाने को टोकेंगे तो उसका हकलाना सही तो हो नहीं जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान देंगे, ये भी सही हो सकता है मगर उससे ज़्यादा ये बेटर है। मतलब ये 100% सही चीज़ है, तो इसको नहीं लेंगे हम क्या लेंगे? स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि एनसीएफ भी हमेशा कहता है कि बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि छात्र हकला रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको प्रोत्साहित करेंगे कि वे स्पष्ट भाषा बोले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि। बताइए, विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में क्यों शिक्षित करना चाहिए? उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऑप्शन सी है उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। ऑप्शन डी है उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। इसमें पूछा है कि विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित क्यों करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करने के लिए। देखिए, अगर हम विकलांगों को शिक्षा देंगे तो वो भी अपने आप को धीरे धीरे समाज में समायोजित कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और मशीनी जीवन ने प्रदूषण की समस्या को विकराल कर दिया है। इससे निपटने के लिए विद्यालयों में। बताइए, प्रदूषण से निपटने के लिए विद्यालयों में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए लिखा है छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग चेतना जागृत की जाए। ऑप्शन बी है छात्रों को संगठित करके बागवानी कराई जाए। ऑप्शन सी है छात्रों को प्रदूषण निवारक भाषण दिए जाएं। ऑप्शन डी है विद्वानों की गोष्ठी कराई जाए। तो देखिए, केवल विद्वानों की गोष्ठी कराने से कुछ नहीं होगा। छात्रों को प्रदूषण निवारण पर भाषण लिखने के लिए कहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। छात्रों को संगठित करके बागवानी कराना ये भी नहीं सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? छात्रों को प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए, इससे बच्चे प्रदूषण के प्रति जागृत होंगे। तो 12वां प्रश्न है, आपके विचारों से विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला ही है। तो इसका राइट आंसर क्या था? उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना। तो चलिए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? आज के छोटे बच्चों के कंधों पर कल के देश का दायित्व है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताइए क्या है? तो देखिए क्या क्या लिखा है। बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों पर भार कम रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ही आने वाले देश का भविष्य टिका हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है, बताइए भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना बताइए कैसा है? कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होते हैं, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक संकार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादित किया, बताइए। तो बताइए क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये यूपी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? स्किनर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 17वें प्रश्न को देखते हैं। तो 17वां प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो बताइए मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो है अधिगम के मापन हेतु। अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण। 18वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? बताइए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? आप लोग किए होंगे माइक्रो टीचिंग, उसका पहला पद क्या होता है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है योजना बनाना। पहले आप लोग योजना बनाते हैं, उसके बाद प्रस्तावना होती है, फिर उसके बाद होता है शिक्षण कार्य, उसके बाद लास्ट में होता है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। तो सबसे पहले होगा योजना बनाना। तो सबसे पहले होगा योजना बनाना, ऑप्शन सी इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीने एवं साइमन ने। बीने एवं साइमन ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो 20वां और लास्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों के शीर्षक से क्या सिद्ध किया? बताइए क्या सिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम के प्रयास एवं भूल। आप लोग जानते हैं थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जरिए थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि कोई भी चीज़ को आप लोगों को बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। त्रुटियां हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति किसी चीज़ को सीख नहीं रहा है। थॉर्नडाइक ने और क्या बताया है? थॉर्नडाइक ने बताया है कि त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।